नमस्कार। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत में फ्रांसीसी शक्ति का उदय हुआ और फिर उसका पतन हो गया। कभी सोचा है क्या होता अगर भारत पर ब्रिटेन की जगह फ्रांस ने राज किया होता? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 18वीं शती में भारत पर कब्जे की होड़ सिर्फ अंग्रेजों तक ही सीमित नहीं थी। एक वक्त था जब फ्रांसीसी भी बहुत मजबूत दावेदार थे और ये सवाल कि अगर वो जीत जाते तो क्या होता, हमें उनके असर की गहराई को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के आने की औपचारिक कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के बीच में। ये साल था 1664। उस समय के सम्राट लुई 14वें के संरक्षण में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब इनका शुरुआती मकसद एकदम साफ था, व्यापार करना, खास तौर पर मसालों और कपड़ों का, जिनका बाजार उस समय कह सकते हैं कि सोने की खान जैसा था। तो अब अपने इस व्यापार को चलाने और सुरक्षित रखने के लिए कंपनी ने भारत के तटों पर कई खास ठिकाने बनाए। इनमें सबसे अहम था पौंडीचेरी, जो समझिए कि उनका हेडक्वार्टर बन गया। इसके अलावा बंगाल में चंद्रनगर और मालाबार तट पर माहे, ये भी व्यापार और सैन्य नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण सेंटर थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने इस कंपनी के इरादों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। साल 1742 में इन्हें पांडिचेरी का गवर्नर बनाया गया। और देखिए, डुप्ले कोई मामूली गवर्नर नहीं थे, वो एक बहुत ही दूर की सोचने वाले रणनीतिकार थे। उन्होंने ये भांप लिया था कि भारत में अगर लंबे समय तक टिकना है तो सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, असली ताकत तो राजनीतिक और सैन्य दखल से ही मिलेगी। तो डुप्ले का मूल मंत्र क्या था? उनका सीधा सादा फॉर्मूला था भारतीय रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल देना। उन्होंने देखा कि यहाँ के राजाओं और नवाबों में गद्दी के लिए लड़ाई चलती रहती है, तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया। वो किसी एक पक्ष को अपनी सेना का साथ देते थे और बदले में उनसे व्यापार में छूट, जमीन और राजनीतिक ताकत हासिल कर लेते थे। मतलब एक तीर से कई निशाने। और ये रणनीति बहुत ही कारगर साबित हुई। अब डुप्ले की ये जो विस्तार वाली नीति थी, इसका सीधा टकराव किसी और से नहीं बल्कि भारत में मौजूद दूसरी बड़ी यूरोपीय ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से होना एकदम तय था। और ये टक्कर हुई दक्षिण भारत के कर्नाटक इलाके में। दोनों कंपनियों के बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। पहले 2 युद्धों में तो मामला लगभग बराबरी का रहा, कोई साफ साफ नहीं जीत पाया। लेकिन असली फैसला हुआ तीसरे कर्नाटक युद्ध में। तीसरे कर्नाटक युद्ध में एक लड़ाई हुई साल 1760 में, वॉन्डी वॉश की लड़ाई। ये लड़ाई फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुई। यहां सर आयरकूट की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। और यह सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, इसने भारत में फ्रांस के राजनीतिक सपनों को लगभग खत्म कर दिया। तो ये हार हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। सवाल यह है कि फ्रांसीसी आखिर हारे क्यों? एक समय तो वो इतने मजबूत लग रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो असफल हो गए? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं जो इतिहासकारों ने बताए हैं। देखिए, फ्रांसीसियों की हार के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहली और बड़ी गलती, फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले जैसे काबिल आदमी को एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर वापस फ्रांस बुला लिया। दूसरा कारण था अंग्रेजों की नौसेना, जो फ्रांसीसियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तीसरा, फ्रांस का ध्यान भारत से ज्यादा यूरोप में चल रही लड़ाइयों पर था। और आखिर में ब्रिटिश कंपनी को अपनी सरकार से ज्यादा आजादी मिली हुई थी, तो वो फैसले ज्यादा तेजी से ले पाते थे। इस पूरी लड़ाई का जो औपचारिक अंत हुआ वो 1763 की पेरिस की संधि से हुआ। इस संधि में क्या हुआ? फ्रांसीसियों को उनके व्यापारिक सेंटर तो लौटा दिए गए, लेकिन उन पर यह पाबंदी लगा दी गई कि वो न तो वहां सेना रख सकते हैं और न ही किलाबंदी कर सकते हैं। मतलब अब वो भारत में एक राजनीतिक ताकत नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ व्यापारी बनकर रह गए। तो अगर हम पूरे सफर को संक्षेप में देखें तो फ्रांसीसी कहानी एक ट्रेडर के तौर पे शुरू हुई, फिर डुप्ले के आने से वो राजनीतिक ताकत के शिखर पर पहुंचे और आखिर में कर्नाटक युद्धों में हार के साथ उनका पतन हो गया। ये कहानी यूरोपीय ताकतों की आपसी होड़ का एक क्लासिक उदाहरण है। तो भारत में फ्रांसीसियों के इस अनुभव से हमें एक बड़ा सबक मिलता है, वो ये कि सिर्फ सैन्य ताकत और एक महत्वाकांक्षी लीडर होना ही काफी नहीं होता। कामयाबी के लिए बेहतर पैसा, एक मजबूत नेवी का सपोर्ट और सरकार की एक साफ और लगातार चलने वाली नीति भी उतनी ही जरूरी है।
और इन सभी मामलों में अंग्रेज फ्रांसीसियों से कहीं आगे निकल गए और इसी ने आखिरकार भारत का भविष्य तय कर दिया।